Dear students, you're most welcome in today's class. In today's class, we will discuss about the chapter Carbon and its compounds. Basically, this chapter is from class 10th CBSE and it also fulfill the demand of ICSE and rest of the state boards. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, कार्बन की ऐसी क्या ख़ास बातें होती हैं जो कार्बन एटम को इनेबल करती हैं टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी में हम जानेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और इन्हें हम कैसे नेमिंग करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद कार्बन। अगर हम कार्बन की पोजीशन की बात करें तो कार्बन एग्जिस्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग ये देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसकी पोजीशन को देखना ज़रूरी है। तो इससे हमें कई प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन सा एलिमेंट शो करेगा। तो पीरियोडिक टेबल हमें एक अच्छा आइडिया दे देती है। तो इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं और टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले छोटे क्लासेस में पढ़ा है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा आपको। देन ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 14 की, तो ग्रुप नंबर 14 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में प्लेस्ड है और इसी ग्रुप 14 का जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर इसकी पोजीशन मिलती है। ये कार्बन प्रेजेंट, दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन द ग्रुप नंबर 14 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इन पीरियड नंबर 2, सेकेंड पीरियड है और ग्रुप नंबर है इसका 14। अब इस कार्बन एटम को हम जानेंगे कि इसकी क्या खास बातें होती हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ले चलते हैं आपको। हाँ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री की हिस्ट्री में जाएंगे कि हम कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शुरुआत हो गई। 19th सेंचुरी की शुरुआत है। 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में एक कंसेप्ट दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस हैज गिवन वाइटल फोर्स थ्योरी और इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं। मीन्स या तो ये प्लांट्स में बनेंगे या फिर एनिमल्स में बनेंगे। ओवरऑल ये लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते। वाई? व्हाट बर्जीलियस वॉज थिंकिंग, बर्जीलियस साहब का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें बनाने के लिए
हमें कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस की ज़रूरत होती है, वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिल पाएगा। हम उसके लिए लेबोरेटरी में कंडीशंस क्रिएट नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में हम उन्हें नहीं बना सकते। और इस थ्योरी में इन्होंने बताया था और इस थ्योरी को पब्लिश किया था वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। काफ़ी नाम रहा इस थ्योरी का, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि साइंस में अपग्रेडेशन एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है। फिर एक दौर आता है 1828। इस ड्यूरेशन में एक साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिच वोहलर। फ्रेडरिच वोहलर ये कुछ लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। अमोनियम साइनेट कंपाउंड इन्होंने बनाया और अमोनियम साइनेट को हीट किया तो ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। तो उन्हें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिला जिसे यूरिया के रूप में पहचाना गया। इन द फॉर्म ऑफ यूरिया द कंपाउंड वॉज formed. How? During his work, he has heated NH4CnO, ammonium cyanate. This is ammonium cyanate. अब इस अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया तो फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड एक मिल गया NH2CO NH2, जिसे हम लोगों ने इसे नाम दिया यूरिया। और इसके जो कैरेक्टर्स थे, क्यों हम इसको कैसे कंफर्म कर पाए कि ये यूरिया ही है। We know कि इन मैमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया इज वन ऑफ देम। सो इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन। यूरिन से इस कंपाउंड को ऑब्टेन किया जाता था नॉर्मली, क्योंकि भाई यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जैसा बर्जीलियस साहब ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड in the living system only. So from the urine the urea was recovered और उसके कैरेक्टर्स स्टडी किए गए और यहाँ पे जो कंपाउंड मिला था इसके कैरेक्टर्स स्टडी किए गए। इस पे फिर बात ये बन पाई कि जो कैरेक्टर्स यूरिया के थे दैट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, बिल्कुल वही डिक्टो सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थी इस कंपाउंड की जो कि अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया गया था। सो ये जब कंपाउंड बन गया तो खबर फैल गई कि साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। कोल्बे इनके सपोर्टर के रूप में आए सामने। उन्होंने भी लेबोरेटरी में कुछ कंपाउंड सिंथेसाइज किया। फर्दर ये सिलसिला जारी रहा और एक के बाद दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया जाने लगा और तब से लेकर के आज तक हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें, जितना भी केमिकल्स हमें नोन हैं, उनमें से मोर देन 90% कंपाउंड्स जो हैं दे आर ऑर्गेनिक। बट 1828 का अगर देखा जाए कि व्हाट वाज द फर्स्ट
organic compound which was synthesized in the laboratory for the first time, तो that was none other than यूरिया। यूरिया ही ऐसा एक कंपाउंड था which was produced in the laboratory. This is first organic compound produced in the laboratory. Most important part that this ammonium cyanate is, ये अमोनियम साइनेट टोटल जो है दिस इज इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें एक पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला दैट इज नोन एज यूरिया। अब सिंस हमने अभी बताया आपको कि बहुत सारे कंपाउंड इसके बाद डिस्कवर हुए और आज के हालात पर भी हमने बताया आपको कि मोर देन 90% ऑफ द कंपाउंड्स विच आर नोन टिल डेट, उसमें से ज़्यादातर 90% से ज़्यादा जो कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आखिर क्या वजह रही, क्यों इतना ज़्यादा नंबर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिला? जब हमें पता चला कि नहीं कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में बन सकते हैं, तो एक के बाद एक कंपाउंड डिस्कवर किए गए, लेबोरेटरी में बनाए गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया। तो अब देखना यह है कि कार्बन के ऐसे क्या कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से कार्बन यूनिक हो जाता है, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। इनमें से जो पहली एक प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है इसकी टेट्रावैलेंसी। कि पहली प्रॉपर्टी जो कार्बन की है नंबर 1, टेट्रावैलेंसी। क्या मीनिंग होता है इसका? टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी यानी इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। तो फिर कैसे इसे डिफाइन किया जाए? तो हम बोलेंगे कि भाई कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स with the other elements due to the presence of 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कार्बन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि या ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में। किस वजह से? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इस वजह से हम कार्बन को टेट्रावैलेंट बोल रहे हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो इससे क्या बेनिफिट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने में? इससे बेनिफिट ये हुआ कि कार्बन, एक कार्बन एटम मैक्सिमम 4 कार्बन एटम के साथ, 4 कार्बन एटम के साथ इट कैन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस तरीके से देखा जाए तो वी गेट द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ द सेकेंड वन वाज कैटिनेशन पावर। अब ये कैटिनेशन पावर क्या है हम जानेंगे। कैटिनेशन क्या होता है? The self-linking property of an element is known as its catenation power, and in the whole periodic table, carbon is the element which has the highest catenation power. इसके बाद में जो कैटिनेशन पावर का नंबर आएगा वो कार्बन के जस्ट नीचे जो एलिमेंट है सिलिकॉन, उसका नंबर आता है। तो कार्बन हैज़ द एबिलिटी, कार्बन शोज
the high catenation power. Just because of that, carbon is able to form, कार्बन बना सकता है straight chain compounds. ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बना सकता है, यानी कार्बन और कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी सी चेन बना सकते हैं। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि भाई लंबी सी चेन बन गई, नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वी गेट अ ब्रांच इन द कार्बन चेन। हो सकता है हमें यहाँ पर कोई कार्बन चेन, कार्बन की एक ब्रांचिंग मिल जाए, तो दिस इज कॉल्ड, ऐसे जो कंपाउंड्स बनेंगे दे आर कॉल्ड ब्रांच्ड कंपाउंड्स, और इस तरीके से जो कंपाउंड्स मिलेंगे दे आर कॉल्ड अनब्रांच्ड कंपाउंड्स। इनको हम लोग अनब्रांच्ड कंपाउंड्स बोल रहे हैं। नाउ अब देखो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स बना दे। ये सब ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। ओपन चेन में दो टाइप के कंपाउंड्स मिले, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड कंपाउंड्स। branched. Now cyclic is also possible. साइक्लिक भी पॉसिबल है, कुछ इस तरीके से हो सकता है साइक्लिक, कुछ इस तरीके से। तो ये एक साइक्लिक रिंग के जैसा बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। आई एम राइटिंग हियर दिस साइड। देखिए, तो थर्ड कैटेगरी है वो है साइक्लिक कंपाउंड। तो वी कैन गेट द साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक दिस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें मिल सकते हैं, ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। मतलब कार्बन एटम जो हैं वो एक साइक्लिक पैटर्न में, मीन्स एक ये क्लोज्ड रिंग बना लेते हैं। ऐसे कंपाउंड्स भी देखने में मिलते हैं। Now the third one is, third property of carbon is small size. Due to the small size of carbon, it can form the covalent bond effectively and promote the formation of organic compounds. Now coming to the next part, कार्बन, अब जो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं इस तरीके से, कहा गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अलग ब्रांच हो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? अब ये सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। Organic compounds, the hydrocarbons and their derivatives. The hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. इन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट CH4, हम इसे बोलते हैं मीथेन। सिमिलरली अगर हम बात करें C2H6, दिस इज कॉल्ड ईथेन। अगर हम बात करें CH3CH2OH, this is ethanol.
if we talk about CH3COOH, this is ethanoic acid, or we call it acetic acid. We have the other compounds like ethanol, CH3CHO. This is ethanol और एसिटल्डिहाइड, हम इसे एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। और इसी तरीके से कई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of organic compounds is known as organic chemistry. Now, अब हम आने वाले वीडियो में ये देखेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और हम इनसे किस तरीके से दूसरे कंपाउंड्स को बना सकते हैं, कैसे इनका नाम देंगे। टिल दैट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।